नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात की नई किस्त आ गई है। जल्दी अंशुमान जी से पूछेंगे इस बार के अर्थात का विषय क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज इकोनॉमिकम में खास क्या क्या होगा। सबसे पहले हर हफ्ते की तरह चर्चा होगी अर्थात पर, इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे, आपकी इनकम की बात होगी। इसके बाद अंशुमान जी उठाएंगे किस्सों के सिक्के से पर्दा, और चलते चलते बताएंगे एक खास वेब सीरीज के बारे में जो आप इस हफ्ते देख सकते हैं। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिकम। और सबसे पहले सर से यही पूछते हैं, सर इस बार के अर्थात का विषय क्या है? शुभम, इकोनॉमिकम के संस्करण में आप सबका स्वागत है। इस बार पिछली बार का इकोनॉमिकम आपको मनी 9 के ऐप पर मिला। पिछली बार का इकोनॉमिकम हम जल्दी आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध कराएंगे। इस बार हम इकोनॉमिकम में जिस विषय को लेकर आए, अर्थात में जिस विषय को आपके पास लेकर आए, जो पिछले 2-3 महीने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे दिमाग में, जिस पर हम लगातार चर्चा करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत की स्टार्टअप और इंटरनेट इकोनॉमी के भीतर चल रही उठापटक से है। अभी हाल में हमारे सामने बायजूस के नतीजे आए 18 महीने बाद, जिसमें हमें घाटा दिखाई पड़ा। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के भीतर हो क्या रहा है, हमें दिखता जो है क्या वही हो रहा है या उससे कुछ अलग है, हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। भीतर जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े ऊपर से हमें क्या कहते हैं और भीतर भारत की इंटरनेट इकोनॉमी की स्थिति क्या है। और देखिए, यही सुंदरता है अर्थात की कि अंशुमान जी आज बात करेंगे स्टार्टअप पर, बात करेंगे इंटरनेट की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन बात शुरू कहाँ से हो रही है? बात शुरू हो रही है अमेरिका के एक चर्चित रक्षा मंत्री मैकनमारा से। रॉबर्ट मैकनमारा से ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। रॉबर्ट मैकनमारा अमेरिका के रक्षा मंत्री थे और अमेरिका के राष्ट्रपतियों से ज़्यादा चर्चित रक्षा मंत्री थे रॉबर्ट मैकनमारा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। जिन लोगों को थोड़ा अमेरिकी इतिहास में या दुनिया के इतिहास में दिलचस्पी है, उन्हें पता होगा कि रॉबर्ट मैकनमारा का नाम वियतनाम वार के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वियतनाम वार के वक्त वो अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। हार्वर्ड स्कूल के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। हेनरी फोर्ड के सहायक रहे, उद्योगपति हेनरी फोर्ड के सहायक रहे जब फोर्ड अपनी नई तकनीक के साथ कारें सामने ला रही थी। फोर्ड के चेयरमैन भी रहे वो। उन्होंने मैनेजमेंट को लेकर कुछ नए तौर तरीके गठित किए, जिनको आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अमेरिकी प्रशासन से अलग होने के बाद 13 साल तक वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन रहे रॉबर्ट मैकनमारा, और वर्ल्ड बैंक के ढांचे में जो बदलाव हुए, जो पुनर्गठन हुआ, उसका का बड़ा श्रेय रॉबर्ट मैकनमारा को दिया जाता है। तो रॉबर्ट मैकनमारा दुनिया की उन 50-100 बड़ी शख्सियतों में है जिन्होंने इतिहास के एक कालखंड पर बहुत बड़ा असर छोड़ा। ये लोग और दुनिया के साझा इतिहास के कालखंड पर बड़ा असर छोड़ा। मैकनमारा हर चीज़ को आंकड़ों में, डेटा में समझने के आग्रही थे। आंकड़ों को लेकर उनका आग्रह बहुत गहरा था। वो हर चीज़ को तथ्यों में, आंकड़ों से, व्यवस्था से समझने की कोशिश करते थे। वियतनाम युद्ध उनकी अगुवाई में लड़ा गया था। रक्षा मंत्री के तौर पर शुभम मैकनमारा वियतनाम युद्ध में अमेरिका की ताकत, वियतनाम को होने वाले नुकसान, इन सब की पूरी पैमाइश कराते थे। हर चीज़ को आंकड़ों में समझने की कोशिश करते थे। वो कितना नुकसान हुआ, कितनी गन्स हैं, कितने सिपाही हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसका वो आंकड़ों में हिसाब रखते थे। और वो ये मानते थे कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कैसे हार सकती है। अमेरिका उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी और वियतनाम एक छोटा सा देश था। इसका हम संदर्भ इसलिए इस समय लेकर आए कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं कि रूस की इतनी ताकतवर सेना अंततः यूक्रेन छोड़कर भाग रही है और उसे पीछे भागना पड़ा। तो ये किस्सा वियतनाम युद्ध के दौर का है। एडवर्ड लैंसडेल उस समय पेंटागन के ऑपरेशंस प्रमुख थे। एडवर्ड लैंसडेल भी बड़े दिलचस्प कैरेक्टर थे, बड़े दिलचस्प व्यक्ति थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया से सरकार की सेवा में, रक्षा में आए थे। एयरफोर्स के मेजर जनरल रहे थे। क्यूबा में CIA के सीक्रेट ऑपरेशन के मुखिया थे। और उन्हें यह माना जाता है कि जो साइकोलॉजिकल वारफेयर होते थे देशों के बीच में, उसका महारथी माना जाता था एडवर्ड लैंसडेल को। तो एडवर्ड लैंसडेल वायुसेना से भी जुड़े थे, वियतनाम वार में भी सक्रिय रहे थे, वियतनाम में उन्होंने काम भी किया था, और CIA के सीक्रेट ऑपरेशन भी संभालते थे। मैकनमारा ने लैंसडेल के सामने, जो कि वो पेंटागन में स्पेशल ऑपरेशंस के प्रमुख थे, और रक्षा मंत्री मैकनमारा ने काफ़ी उत्साह के साथ आंकड़े जुटाए थे वियतनाम की ज़मीन से, और उन्होंने अमेरिका की जीत की संभावनाओं का चार्ट बनाया पूरा, और वो चार्ट एडवर्ड लैंसडेल के सामने रखा। उस चार्ट में अमेरिका की फ़ौज हर तरह से भारी पड़ रही थी, हर तरह से बीच थी। वियतनाम को हुआ नुकसान दिखाई दे रहा था। ये चार्ट दिखाने के बाद मैकनमारा ने प्रशंसा की उम्मीद के साथ लैंसडेल की तरफ देखा कि लैंसडेल क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि लैंसडेल वियतनाम की नब्ज समझते थे, वियतनाम में रह चुके थे।
रक्षा मंत्री मैकेनमारा के सवाल पे लैंसडेल थोड़ी देर कुछ चुप रहे और खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि रॉबर्ट, आंकड़े बहुत जोरदार हैं, संभावनाओं का आकलन भी बिल्कुल सही है, इसमें एक बड़ी चीज़ की कमी है। तो मैकेनमारा ने पूछा वो क्या? लैंसडेल ने कहा कि इसमें वियतनाम के लोगों की भावनाएं कहाँ हैं, उनका क्या जवाब है? उनकी चुनौती जो अमेरिका की सेना को मिल रही है उसे कौन से आंकड़े में बांधेंगे मिस्टर डिफेंस सेक्रेटरी? लैंसडेल का कहना था कि संभावनाओं और नतीजों के आकलन में बड़ा फर्क हो सकता है। संभावनाओं के पक्ष में जितने आंकड़े दिखते हैं, नतीजों के पक्ष में नतीजे उससे बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं। वियतनाम युद्ध का नतीजा क्या हुआ ये हम सबको पता है। जैसा हम आज यूक्रेन से रूस की सेना को पीछे हटता देख रहे हैं और पुतिन की महाशक्तिशाली सेना सर्वशक्तिशाली सेना को इतने समय के युद्ध के बाद पैर पीछे खींचते देख रहे हैं, ठीक अमेरिका को उसी तरह वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा था। सर, लेकिन ये तो समझ आ गया, अमेरिका, वियतनाम युद्ध, भारत के स्टार्टअप, इंटरनेट इकोनॉमी, ये कहाँ इसमें आ गई? हाँ, अब हम आप आते हैं जो मुख्य बात जहाँ पर कि रॉबर्ट मैकेनमारा और लैंसडेल के बीच में जो अंतर था वो ये था कि रॉबर्ट मैकेनमारा संभावनाओं पर राज करने वाले व्यक्ति थे, पोटेंशियल्स के पक्ष में उनके आंकड़े होते थे। लैंसडेल शायद जमीन की बात ज़्यादा करीब से सुन रहे थे, उनका कान ज़मीन के करीब था, उनकी हाथ नब्ज़ पर था, तो उन्होंने कुछ जो कहने की कोशिश की रक्षा मंत्री से, उसे रक्षा मंत्री शायद उस समय नहीं सुन पाए, जबकि मैकेनमारा नहीं समझ पाए। आंकड़े कभी कभी पूरा सच समेट नहीं पाते और भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था में यही दिलचस्प दुविधा हमें इस समय दिखाई दे रही है। एक वक्त ऐसा आता है शुभम, जब आंकड़े अपनी पूरी सच्चाई के बाद, समग्र सच्चाई के बाद, जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं वो समग्र रूप से सच्चे होते हैं, पर फिर भी वो हमें भ्रमित कर देते हैं, वो हमें एक किस्म के भ्रम में डाल देते हैं। भारत की इंटरनेट इकोनॉमी में संभावनाओं और वास्तविकताओं की एक ऐसी उलटबांसी चल रही है जिसे समझना बहुत सारे निवेशकों के लिए, पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए, शेयर बाजार में स्टार्टअप कंपनियों के शेयर खरीदने वालों के लिए, केंद्र सरकार में बैठे हुए नीति निर्धारक विशेषज्ञों के लिए भी समझना मुश्किल हो रहा है कि संभावना और नतीजों के बीच में इतना बड़ा क्रिटिकल गैप या इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। अब एक तरफ के आंकड़े भी सही हैं और दूसरी तरफ के आंकड़े भी उतने ही सही हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के आंकड़े आप करीब से देखिए, आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा उम्मीदों से भरी अर्थव्यवस्था कोई नहीं है। ये चार्ट आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ जितनी उम्मीदों की उम्मीद आप कर सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, वही आपको भारत के इंटरनेट मार्केट के बारे में दिखाई देगा। 61% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 94 करोड़ के करीब इंटरनेट उपभोक्ता हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन ग्राहक हैं, दुनिया में ई कॉमर्स ग्रोथ में हम 9वें नंबर पर हैं, प्रति उपभोक्ता 17 GB के आसपास का डेटा स्पेस है, प्रतिदिन लोग करीब 4.7 घंटे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, 110 बिलियन UPI के विनिमय या ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनका टोटल वैल्यू $2.3 ट्रिलियन है। ऐसे आंकड़े जब आप देखें ना तो कोई भी रीझेगा, क्योंकि ये भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के आंकड़े हैं। और इसलिए इंटरनेट में निवेश का, इंटरनेट अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का जादू पिछले 5-6 साल में सर चढ़कर बोलता रहा है। दूसरे कुछ आंकड़े देखें, 5700 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं भारत में। 2014 से 2022 के बीच भारत में स्टार्टअप्स को $131 अरब की फंडिंग मिली। इसी व्यवस्था पर ये भी आंकड़े आप देखें, इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी का एक की तस्वीर आप देखें। इसी दौरान 1000 से ज़्यादा विलय और अधिग्रहण भारत में हुए। भारत में शायद मर्जर एक्विजिशन का इतना बड़ा फेज़ कभी नहीं आया होगा जितना हमने स्टार्टअप्स आने के बाद देखा। भारत में विलय और अधिग्रहण साल में 2, 3, 4 होते थे। 106 यूनिकॉर्न है जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा है। सभी भारतीय स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन $540 अरब के आसपास है और भारत की 18 कंपनियों के शेयर स्टॉक मार्केट में, इंटरनेट इकोनॉमी की कंपनियों के शेयर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हैं। शुभम, इसी के आधार पर इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में ये प्रोजेक्शंस किए जाते हैं कि 2030 तक भारत में करीब 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगले 8 साल यानी 2030 तक भारत में ई कॉमर्स का बाजार 19% की सालाना दर से बढ़ेगा, चार्ट आपके सामने है, और $400 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा भारत का। और ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या भारत में 35 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। ये आंकड़े हमारे सामने रखे जा रहे हैं। ये इंटरनेट इकोनॉमी के वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों से अभी तक हमारा
परिचय पिछले 5-6 साल में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग चर्चाओं के माध्यमों से होता रहा। और आप जिस भी स्टार्टअप के साथ बात करें, जिस भी स्टार्टअप कंपनी से बात करें, ये भारत की इंटरनेट इकोनॉमी के ग्रोथ का चार्ट है, जो माना जा रहा है 2030 तक $400 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ये चार्ट या ये आंकड़े बार बार हमें हर स्टार्टअप से बात करने पर, पत्रकार के तौर पर बात करते समय दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये वो संभावनाएं हैं भारत के इंटरनेट की, और इन संभावनाओं पर किसी को कोई संदेह या कोई प्रश्न नहीं है। बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल 100% सच है कि अगर इन आंकड़ों से देखें तो इंटरनेट की दुनिया आपको, पूरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गुलाबी दिखती है। लेकिन सर अब दूसरी बात चलते हैं, क्या हकीकत ऐसी नहीं है? अब हकीकत की तरफ आते हैं तो हमें लगता है कि ये जो पूरी तारातोड़ चर्चाएं या जो संभावनाओं की चर्चाएं हैं, उसके बाद बीते 9 माह में 3-4 ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए जिसके बाद मैकेनमारा और लैंसडेल की जो बातचीत है उसकी एक नई प्रासंगिकता हमें दिखाई देने लगी। पिछले 9 महीनों में, 8-9 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इंटरनेट इकोनॉमी है, इंटरनेट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम ये शब्द को बार बार सुनेंगे, हम स्पष्ट करते हैं। इंटरनेट इकोनॉमी का मतलब है इंटरनेट के इस्तेमाल से जो कंपनियां चलती हैं, इंटरनेट पर आधारित कारोबारों में लगी हुई, चाहे वो एजुकेशन हो या वो ई-कॉमर्स हो या वो कंटेंट हो या डेटा से जुड़े हुए जो चीज़ें जिनके आधार पर उनका कारोबारी मॉडल तैयार होता है, उन कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं और वो इंटरनेट इकोनॉमी कही जाती है। आमतौर पर हम ई-कॉमर्स, एडटेक, फिनटेक, ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं। इन्हें सबको अगर हम एक बड़े बास्केट में रखते हैं तो इसे इंटरनेट इकोनॉमी कहते हैं, इंटरनेट अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम इंटरनेट अर्थव्यवस्था के भीतर जो बड़े बदलाव हुए हैं, अलग अलग सेक्टरों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रों को। लेकिन पिछले 9 महीने में क्या हुआ? सबसे पहले सबसे ताजी खबर, यहाँ पहाड़ा ही बिल्कुल उल्टा हो गया। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी कहानी बायजूस, इसमें ऐसा मोड़ आया कि भारत के सारे निवेशक और सारे लोग सरप्राइजिंग रह गए। इससे बड़ी कोई कहानी पिछले 3 साल में नहीं थी। बायजूस के आधार पर भारत में यह भविष्यवाणी की गई थी, मतलब लोगों के दिमाग में यह बैठ गया था कि भारत के ज़्यादातर परिवार ऑनलाइन एजुकेशन की कार में बैठ चुके हैं, गाड़ी में सवार हो चुके हैं। हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई एक पर्सन मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप लिए हुए ऑनलाइन पर पढ़ाई कर रहा है, और भारत का ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट इस तरह से ग्रो कर रहा है। बायजूस का प्रचार हुआ, बायजूस एक बड़ा ब्रांड के तौर पर इमर्ज किया, उसने आईपीएल में हिस्सेदारी की, बहुत जगह अलग अलग हिस्सेदारी की। इतना ही नहीं, 2018 के बाद कंपनी ने 1 दर्जन के आसपास टेक ओवर किए। 1 दर्जन से अधिक कंपनियां, मतलब जो कंपटीशन बाजार में था उसको भी टेक ओवर किया, और बायजूस एक बड़ी कंपनी 2-3 साल के अंदर, 18 से और 2022 के बीच में इतनी बड़ी कंपनी बनकर तैयार हो गई। यूनिकॉर्न का तो सफल उसके आगे निकल चुका था, डेकाकॉर्न वाली स्थिति में थी। इनमें ज़्यादातर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कंपनियां थी। लेकिन यही बायजूस साल 2021 के लिए अपने नतीजे घोषित नहीं कर सकी, 2020-21 के नतीजे नहीं घोषित कर सकी। 18 महीने तक कंपनी का हिसाब किताब कंपनी के ऑडिटर और कंपनी के मालिकों के बीच में घूमता रहा, फंसा रहा। बाद में सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने नोटिस भेजा और दबाव बनाया, तब बायजूस ने अपने नतीजे स्पष्ट किए, और नतीजे आए तो पता चला 2020-21 में कंपनी को 4,588 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो बीते साल से, इससे पिछले साल का जो आंकड़ा हमारे पास था उससे 20 गुना ज़्यादा था, 20 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ था। कंपनी ने यह तर्क दिया कि वो अपने रेवेन्यू का सही आकलन नहीं कर सकी, जितनी फीस उसे मिलनी थी वो फीस उसके पास नहीं आई, और इसलिए उसने उस गफलत में वो समझ नहीं पाई कि उसे कितना नुकसान होने वाला है। यहाँ एक चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बायजूस को उस साल सबसे ज़्यादा घाटा हुआ जब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल हुआ था। यानी जिस साल लोग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे थे, उस साल बायजूस के लॉसेज हुए। इसके बाद जब अगले साल स्कूल खुलने लगे तब बायजूस के कारोबार का क्या होगा पता नहीं। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बायजूस के मुखिया ने अपने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी और एक कहा है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल पर काम करना शुरू करेंगे। बायजूस इंटरनेट अर्थव्यवस्था के उस हिस्से का प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आई जिसके आधार पर हमें मान रहे थे कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी एक बड़े प्रॉफिटेबल वेंचर में बदल चुकी है, जहां इंटरनेट काम करने वाली कंपनियों को, इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ये अर्थव्यवस्था पैसे देने लगी है। बायजूस की सफलता इंटरनेट इकोनॉमी की ऐसी गारंटी बन गई कि भारत में एडटेक, जिसको हम कहते हैं, एक नया शब्द हमारे सामने आया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, एडटेक, इसकी करीब 1 दर्जन से बड़ी कंपनियां अचानक पिछले 2 साल में उभर आई। सब ने, स्टार्टअप्स ने अलग अलग जगह से पैसे उठाए। आप इन कंपनियों के नाम आज में देख सकते हैं। टॉप एडटेक फंडिंग 2020 से 2021 के बीच में भारत में कितने एडटेक कंपनियों ने कितने पैसे उठाए, और इन्होंने वही आंकड़े
अपने निवेशकों को और देश को दिखाए, जिन पर हम अभी इससे पहले बात कर चुके हैं। 2020-21, 2021 और 2020 और 22 की ये कंपनियों का कि टॉप एडटेक फंडिंग्स का नतीजा है। इन सबको बायजूस ने लीड किया है, क्योंकि बायजूस की सफलता से प्रोत्साहित होकर ये अलग अलग, चाहे वो फिजिक्स वाला हो या टॉपर है या लीड है, इसमें से एक दो कंपनियां तो अब बैंकरप्ट होके अपनी बैंकरप्सी के वो भी फाइल कर चुकी हैं। यहाँ बहुत तेजी से रोजगार आए, यहाँ निवेशकों ने पूंजी उठाई, और बाद में बायजूस के नतीजे आने से पहले मार्च में यहाँ सारा माहौल बदलने लगा। मार्च के बाद कंपनियों को पूंजी जुटाने में मुश्किल होने लगी, उनकी सेकंड थर्ड राउंड की फंडिंग्स फंसने लगी, जो स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स थे वो सवाल उठाने लगे, रोजगार टूटने लगे। अब 2021 की तुलना में अगर आप देखें तो एडटेक में फंडिंग आधी घट के $2 अरब पर आ गई। अगर आप 2021 की फंडिंग का चार्ट देखें, दोबारा जो हमने दिखाया तो उसे दोबारा फिर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि उनकी फंडिंग घटकर $2 अरब पर आ गई, और जो इन्वेस्टमेंट डील्स थी वो 163 थी 2020 में, और वो 2021 में, और वो घटकर 71 पर आ गई। ये इंटरनेट इकोनॉमी का एक वो चेहरा था जहां माना जा रहा था कि भारत में अगर फिजिकल स्कूल नहीं होंगे तो लोगों की पढ़ाई का एक नया दौर हमारे सामने शुरू होगा। सर, ये बात हुई एडटेक की, समझ आ गई बिल्कुल कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुँचे, और अब पीक आउट हो गई हैं चीज़ें। लेकिन अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो है ई कॉमर्स पर, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया की सबसे पुरानी दुकान है, सबसे चमकदार दुकान है। हम यहीं से इंटरनेट इकोनॉमी को समझना दरअसल शुरू करते हैं। वहाँ क्या हाल है? हाँ, ई कॉमर्स को लेकर भी दूसरी बात, इंटरनेट अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा शुभम ने कहा कि सबसे बड़ा हिस्सा भी है, और यहाँ वो सारे लोग इंटरनेट इकोनॉमी से किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जो जिसका ग्रोथ भारत में सबसे पहले से हो रहा है। इसकी एक दूसरी तस्वीर मिली हमको अमेज़न के नतीजों से। अंतर्राष्ट्रीय निवेश फर्म है बर्नस्टीन, उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट ने भारत के पूरे ई कॉमर्स स्पेस को हिला दिया और लड़खड़ा दिया। बर्नस्टीन ने कहा कि बीते एक दशक में अमेज़न भारतीय बाजार में $6.5 अरब का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, लेकिन मुनाफे अभी कहीं दूर दूर तक मुनाफे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेज़न के लिए भारत सबसे उभरते हुए बाजार में है, लेकिन उसके मार्जिन्स ही नहीं है। भारत में कंपनी अपना जो रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट दुनिया को दिखाती है, उसमें उसे भारत के बाजारों से वो मार्जिन्स भी नहीं मिल रहे हैं जो नॉर्मल रिटेलर्स को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस बर्नस्टीन की रिपोर्ट ने बताया कि अमेज़न को जो ऊंचे मार्जिन वाले उत्पाद हैं उनके बाजार में कोई कारोबार ही नहीं मिल रहा है। यानी अमेज़न की मैक्सिमम सेल सस्ते उत्पादों की सेल है, जिस पर कंपनी को अच्छे मार्जिन्स नहीं मिलते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया को छोड़ के बाकी अन्य जगह बाजारों में जो छोटे प्रतिस्पर्धी वो उससे ज़्यादा आगे। बर्नस्टीन की रिपोर्ट ने कहा कि कपड़ों का जो ऑनलाइन बाजार है उसमें फ्लिपकार्ट बड़ी चुनौती है अमेज़न के लिए। ग्रॉसरी के मार्केट में जियो बड़ी चुनौती है। अमेज़न के आंकड़े जब हम देखते हैं ना, तब हमें इस पूरी ई कॉमर्स की खिचड़ी का सबसे बड़ा चावल दिखाई देता है, क्योंकि इस बाजार में छोटी बड़ी तमाम कंपनियां स्पेशलाइज प्रोडक्ट के साथ, स्पेशलाइज सर्विस के साथ काम कर रही हैं। निवेश के मौके में यह बाजार पूरी तरह उपभोक्ता की खपत पर केंद्रित है। अब आप यह आंकड़ा देखिए कि अमेज़न के आंकड़े के बाद भारत में इस बात पर ई कॉमर्स के मॉडल्स पर चर्चा शुरू हुई कि भारत के टोटल उपभोक्ता खरीद में ऑनलाइन रिटेल का हिस्सा केवल 5% है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 14% के आसपास है। यह आंकड़ा देखिए आप, अगर आपको ऑनलाइन रिटेल का, ये 2018 का नंबर है, जब लगभग बढ़ के 5% के आसपास पहुंचा है। भारत में इसके ज़्यादातर भारत का बाजार खपत के आधार पर छोटा है। ये ई कॉमर्स यूनिकॉर्न्स और स्कूनिकॉर्न्स की दुनिया है। ई कॉमर्स का स्पेस भारत में स्टार्टअप्स के हिसाब से सबसे बड़ा स्पेस है। इस आधार पर यहाँ की कंपनियों का साझा वैल्यूएशन करीब $100 अरब से ऊपर निकल चुका है। $30 अरब की पूंजी लगाई जा चुकी कंपनियाँ। देखिए, आपको दिखाई देगा ई कॉमर्स में कितनी कंपनियाँ भारत के स्पेस में काम कर रही हैं, इस रेस्टोरेंट से लेकर और सामान वितरित करने तक, पर चाहे वो कार देखो या अमेज़न हो। मुनाफे की कहानी हमें कहीं से शुरू नहीं होती। और जब बर्नस्टीन ने ये रिपोर्ट दी, तब इस बात पर बहस शुरू हुई कि भारत के ई कॉमर्स बाजार में तो ऑनलाइन रिटेल केवल 5% है और दुनिया में इसका 3 गुना करीब 14 से 15% है। तो क्या ऑनलाइन रिटेल का बाजार ग्रो नहीं कर रहा है? और ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन से नियम, कौन से कानून जिम्मेदार हैं? क्यों भारत की सरकारें इसे ग्रोथ को मदद नहीं कर पा रही? ये सवाल अब उठना शुरू हुए हैं। सर, आपको लगता है कि इस दुर्गति की एक बड़ी वजह शायद शेयर बाजार में स्टार्टअप्स का जाना था? क्योंकि
अगर आप सही मायने में देखें तो तस्वीर साफ होनी या आंकड़े खुलने वहीं से शुरू हुए। हाँ, ये सबसे दिलचस्प चीज़ है और इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां थी, जो न्यू इकोनॉमी कंपनियां थी, जब ये शेयर बाजार में पहुंची उसके बाद इनके पूरे कारोबार के, इनके कामकाज को लेकर और इनकी मुनाफे की और कारोबारी संभावनाओं को लेकर उसकी वास्तविकता सामने आना शुरू हुई। हमें याद है जब पिछले साल सीरीज में स्टार्टअप कंपनियों के IPO आ रहे थे, तब शेयर बाजार में कई लोग सवाल उठा रहे थे कि इन कंपनियों के मुनाफे कितने हैं, इनके पास बिजनेस मॉडल इनके कैसे हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। ये इसी वक्त का समय था पिछले साल जब हमने भारत में इन कंपनियों की लिस्टिंग देखी थी। शेयर बाजार जो घाटे के नाम से डरता है, घाटे के नाम से नफरत करता है, कर्ज लेने वाली कंपनियों से दूर रहता है, वहां पर इन कंपनियों पर, इंटरनेट इकोनॉमी की कंपनियों पर संभावनाओं के आधार पर बड़े दांव लगाए गए। मर्चेंट बैंकर इनके रेवेन्यू मॉडल को सफलता की गारंटी बता रहे थे। उनका मानना था कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी में ग्रोथ का असीम पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है, हमें आंकड़ों में दिखता है, और उस पोटेंशियल के कारण इनके वैल्यूएशन सही हैं। इनके वैल्यूएशन पर जो सवाल उठाते थे उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपको कोई इंटरनेट की स्टोरी में भरोसा नहीं, आपको ये पता नहीं कि भारत में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, इसलिए इनके वैल्यूएशन ठीक नहीं है। बाजार ये कह रहा था कि जोमेटो, पेटीएम, कार देखो, नायका जैसी कंपनियां भविष्य की रिलायंस और इंटरनेट है, इनके आगे इनके पास सारा भविष्य है। अगर इनका स्टॉक नहीं मिला तो किसी ज्योतिषी से पूछिए कि आपको इनके स्टॉक का एलोकेशन क्यों नहीं हुआ। एक के बाद एक बड़े इंटरनेट इकोनॉमी के ब्रांड आए। ये देखिए, अब आपके सामने एक लिस्ट है। 6 महीने में सब कुछ बदल गया। कुछ के तो इन्वेस्टर्स ही अपने शेयर बेचकर भाग के निकले। बाजार के नियामकों को भी महसूस हुआ कि इनके तो वैल्यूएशन में कोई बड़ा लोचा था। सेबी ने सवाल पूछने शुरू किए वैल्यूएशन को लेकर। अगर आप देखें कि बीते 8 महीने में शेयर बाजार ऊंचाई छूकर लौट रहा है, लेकिन इंटरनेट कंपनियों के स्टॉक्स 30 से 50% तक टूट चुके हैं। बाजार के अच्छे दिनों में भी और बाजार के कमजोर दिनों में भी इंटरनेट कंपनियों के स्टॉक्स में कोई हमें बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। आमतौर पर माने कि निवेशकों की 30% या आधी तक पूंजी जिन्हें उन्होंने लिया है वो उसमें भस्म हो चुकी है। इन कंपनियों का सूचीबद्ध होना बाजार में स्टार्टअप इकोनॉमी की अकाउंटिंग और बिजनेस मॉडलों को लेकर एक बड़ा पुनर्विचार था। और यहाँ से धीमे धीमे स्टॉक मार्केट से बाहर निकलकर कंपनियों के बोर्ड्स में, स्टार्टअप्स की फंडिंग में, निवेशकों के भीतर ये समझ बढ़ना शुरू हुई कि इंटरनेट कंपनियां जिस वैल्यूएशन पर आपको उपलब्ध हो रही हैं, क्या वो उनके बिजनेस मॉडल और उनके प्रॉफिट्स उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सर, इन दिनों फिनटेक की भी बड़ी चर्चा है। अब ई-कॉमर्स की बात हो गई, एडटेक की बात हो गई, फिनटेक का क्या मामला है? अब एडटेक और ई-कॉमर्स कंपनियां इस पर निर्भर थी कि भारत में कंजम्पशन की डिमांड आएगी, लोग ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे, लोग खरीदारी करेंगे। फिनटेक कंपनियां अभी यही नहीं तय कर पाएंगी उनका कारोबार चलेगा कैसे। उनके मुनाफे को लेकर रिजर्व बैंक ही नहीं बता पा रहा है। रिजर्व बैंक हर तीसरे दिन एक चाबुक चलाता है। वो कहता है फिनटेक में इनोवेशन तो चाहिए पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने फिनटेक के नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि जो फिनटेक कारोबारी एडटेक और ई-कॉमर्स के बाद भारत में स्टार्टअप फंडिंग जुटाने में सबसे आगे खड़े हुए थे। यही 3 बड़े सेक्टर थे जिन्हें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पैसे आए थे फिनटेक को। अब उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत में एक दिलचस्प चीज बन रही है, यूपीआई के ट्रांजेक्शन तो बढ़ रहे हैं पर फिनटेक कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके नेटवर्क से जाने वाले ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पर उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पेटीएम इसी उम्मीद और हकीकत का भारत की इंटरनेट इकोनॉमी की उम्मीद और इंटरनेट इकोनॉमी के इस्तेमाल से होने वाले मोनेटाइजेशन की हकीकत का शिकार हुई है। तो फिनटेक कंपनियों को तो लेकर अभी लगभग कानूनी और ढांचागत व्यवस्थाएं ही ठीक नहीं है। अभी तो नियामक जागा है और नियामक रोज फिनटेक कंपनियों पर नई सख्ती कर रहा है कि कौन सी कंपनियां डिजिटल लेंडिंग कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, उन्हें कारोबार कैसे करने पड़ेंगे, उनके जो डिक्लेरेशन के रूल्स हैं उन्हें कैसे सार्वजनिक किया जाएगा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये है तो सब इंटरनेट इकोनॉमी का ही हिस्सा। एक हिस्से के लिए आरबीआई इतने सख्त नियम बना रहा है जबकि इसी इंटरनेट इकोनॉमी के दूसरे हिस्से जो हैं वो भी परोक्ष रूप से फिनटेक से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप अमेजन पर भी सामान खरीद रहे हैं तो आप फिनटेक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट्स करने के लिए, या आप एडटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी कंपनी से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप फिनटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो कर ही रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांजैक्शन के रेगुलेशन फिनटेक कंपनियों के लिए हैं तो ये धीमे धीमे रेगुलेशन की सख्ती हमें बाकी कंपनियों पर दिखाई देगी और टोकेनाइजेशन उसका
पहला नतीजा है, जिसमें कि मर्चेंट्स और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं फिनटेक के, वो सब नए नियमों के दायरे में आ रहे हैं। तो यहाँ तो बिजनेस मॉडल अभी स्पष्ट रूप से सामने बनकर तैयार भी नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि इन तीनों कहानियों के बाद ये माना जा सकता है कि संभावनाएं भले बहुत हो इंटरनेट की दुनिया में, हकीकत अभी बहुत दूर है। समझना मुश्किल है शुभम, चल क्या रहा है ये सवाल लोगों के दिमाग में है और होना भी चाहिए। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या बदल गया कि जब आप संभावनाओं की चमक देखें और वास्तविकताओं को या हकीकत की ज़मीन देखें तो इसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान जैसा अंतर दिखाई देने लगता है। जब हम इंटरनेट की संभावनाओं के आंकड़े देखते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तो अगला टर्बो, अगला टरबाइन यहीं से है, यहीं से सारे रोजगार आने वाले हैं, यहीं से सब कुछ होने वाला है। लेकिन जब हम वापस लौटकर जो कंपनियां हमें जो बताती हैं उतना ही हम देख पाते हैं तो हमें लगता है कि इसका बिल्कुल अलग है। क्या इस बदलाव को थोड़ा करीब से समझना जरूरी है? वित्त मंत्रालय और सरकार और रिजर्व बैंक और प्रमुख लोग, हालांकि दुनिया के निवेशक और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इसे करीब से समझकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट अर्थव्यवस्था में तमाम संभावनाओं के बावजूद 3 बड़ी हकीकत उतर आई हैं हमारे भीतर, और ये हमारे आपके लिए शुभम जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग हमारे दर्शक हैं उनके लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जॉब्स की संभावनाएं, उनके भविष्य के कारोबार की संभावनाएं, अगर वो मर्चेंट हैं, वो ट्रेडर हैं और ऑनलाइन इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए इन 3 संभावनाएं जो फिलहाल आज की परिस्थिति में भारत की इंटरनेट इकोनॉमी को लेकर लोगों के गले उतर कर बैठ चुकी हैं, उन 3 बड़ी संभावनाओं को हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुए इंटरनेट इकोनॉमी में वो क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया के स्टार्टअप निवेशक अब पोटेंशियल की स्टोरी बाय नहीं कर रहे हैं, अब वो प्रॉफिट की स्टोरी बाय कर रहे हैं। अब वो सीधा सवाल इस बात पर पूछ रहे हैं, पोटेंशियल बहुत हो सकता है भारत में, तो प्रॉफिट कितना है, आपके प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस क्या हैं। और यही इंटरनेट अर्थव्यवस्था में आया सबसे बड़ा बदलाव है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले तक घाटा होना स्टार्टअप का सर्टिफिकेट होता था। आपको कितना घाटा है इस आधार पर माना जाता था कि आप अपना बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं। आपके रेवेन्यूज पर कोई सवाल ही नहीं पूछता था स्टार्टअप से। अब जो अगली फंडिंग आ रही है वो ये पूछ रही है कि प्रॉफिट का प्रोजेक्शन क्या है, कब से आप मुनाफे में आना शुरू करेंगे, वो प्रॉफिट कैसे आएगा, और इसीलिए इनकी फंडिंग में कमी आ रही है। बायजूस को ये कहना पड़ा अपने कर्मचारियों को चिट्ठी में कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल पर काम करेंगे। इंटरनेट इकोनॉमी के जो बिजनेस मॉडल हैं, स्टार्टअप है, उनको लेकर अब निवेशकों में समझ बढ़ी है। जोमेटो, पेटीएम, नायका, कार देखो जैसी कंपनियां बाजार में लिस्ट हुई तो लोगों को समझ में आया कि इस इकोनॉमी में वास्तविकताएं क्या हैं, मुनाफे क्या हैं, बिजनेस मॉडल क्या है। डिस्काउंट देकर बिक्री बढ़ाने की कोशिशें सीमित हो रही हैं। उसकी 2 वजह, एक तो सरकार के नियम बदल गए तो ई कॉमर्स कंपनियां बड़े डिस्काउंट नहीं दे पाती जो पहले होते थे, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि ऑनलाइन रिटेल बाजार में जो ट्रेडर पार्टनर हैं, यानी जो मार्केट प्लेस से अपना माल बेचते हैं, वो भी बढ़ी हुई लागत के कारण एक सीमा से अधिक डिस्काउंट का बोझ नहीं उठा सकते। मान लीजिए अमेजन पर कोई पर्सन, कोई कंपनी अगर एक गारमेंट बेच रही है और उस गारमेंट पर अमेज़न किसी बार को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहती है तो एक सीमा से अधिक वो कंपनी डिस्काउंट अफोर्ड नहीं कर सकती, और मार्केट प्लेस प्रोवाइडर उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल्स के ऊपर बड़ा असर है। तो इसलिए लागत बढ़ने के कारण, नए नियमों के कारण इंटरनेट कंपनियां अगर और सस्ता माल बेचने की कोशिश करेंगी ई कॉमर्स में तो उनके घाटे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तभी वो मार्केट में सेल्स को वापस ला सकती हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन सेल्स को वापस ला सकती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत में बाजार नहीं बढ़ रहा है इंटरनेट ऑनलाइन का 5% के आसपास, 3.5 से 4% से 5% के आसपास केंद्रित है। निवेशक अब ये भी समझने लगे हैं कि बाजार में कहाँ कितनी मांग है, डिमांड कितनी ज़्यादा है, कौन कितना नुकसान उठा सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आई कि ई कॉमर्स बाजार में जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म जिन्होंने बना लिए हैं उनके पास ज़्यादा सेलर्स भी हैं, और जिन कंपनियों के पास और वहाँ ग्राहकों के पास ज़्यादा विकल्प भी हैं। तो जो छोटे बेस वाली ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनके पास ग्राहक भी कम है और उनके पार्टनर भी कम है, सेलर भी उनके पास कम है। तो अब बाजार ये मान रहा है कि जो बड़ी कंपनियां ज़्यादा घाटा उठा सकेंगी इंटरनेट के कारोबार में, वही कंपनियां इसमें लंबे समय में टिक सकेंगी और ग्राहकों को अपने साथ जोड़ कर रखेंगी। एक और बड़ा ट्रेंड जो बाजार में पकड़ में आया इंटरनेट में कि किसी खास सर्विस या खास उत्पाद पर केंद्रित स्टार्टअप कंपनियां कितना चल पाएंगी भविष्य में, इसका की मुश्किल है क्योंकि सुपर ऐप्स आ रहे हैं और सुपर ऐप्स में एक ऐप में आप बहुत सारी सेवाओं का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। तो वही काम आपको अलग अलग ऐप्स रख के मोबाइल में क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल चेंज है।
दूसरा और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था में आया, जो भारत में हम त्योहारों के मौसम से ठीक पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं, बायजूस, अमेजॉन और बाकी लोगों के आर्थिक नतीजों की रोशनी में, इंटरनेट बाजार में ग्राहक पूरी तरह सरताज है, पूरी तरह सरताज है। वो चुटकियों में एक कंपनी के ऐप से निकल के दूसरे कंपनी के ऐप पे चला जाता है। अगर 1 मिनट आप मोबाइल वॉलेट में किसी बैंक का यूपीआई ट्रांजैक्शंस डिले हो तो कैंसिल करके दूसरे यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके अपना पैसा दे देता है। और कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब समझ में आई उन्हें कि ग्राहकों के लिए प्लेटफॉर्म और ब्रांड बदलना बहुत आसान है। केवल एक फिंगर के मूवमेंट से वो आपके लॉयल ग्राहक से डिसलॉयल ग्राहक हो सकते हैं और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसलिए इंटरनेट कंपनियां बहुत टिकाऊ ग्राहकों का बेस नहीं बना पाती। अगर उनको अपने मतलब की चीज़ नहीं मिलती तो वो एक ऐप बंद करते हैं और दूसरे ऐप पे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। इस बाजार को पाने के लिए, इस बाजार को बचाने के लिए एडटेक और फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनियों ने बड़े बड़े अधिग्रहण किए। ये सारे अधिग्रहण इसीलिए थे कि बाजार में विकल्प सीमित कर दिए जाएं, जिससे कि ग्राहकों का आधार उनके पास बना रहे। लेकिन इससे उनकी वित्तीय सेहत बैठ गई। इस अधिग्रहणों पे जो पैसा डाला गया वो पैसा इतना था कि वो उसका रिटर्न उनके बिजनेस से निकल के नहीं आया। फिनटेक कंपनियां गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इसी से परेशान है कि उनका ग्राहक तुरंत भाग जाता है, थोड़े समय उनके साथ रहता है, फिर दूसरे के साथ काम करने लगता है। ग्रॉसरी के मार्केट में छोटे लोकल बाजारों में लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। लोकल डीलर्स वही सर्विस देने लगे जो आपको एक बड़ा ग्रॉसरी रिटेल चेन देता था, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लोकल मार्केट को। तो जो बड़े ग्रॉसरी मार्केट की कल्पना थी कि एक बड़ा ब्रांड होगा जो देश के हर गली और कूचे में ग्रॉसरी बेच पाएगा, वो भी सफल होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लोकल मार्केट के जो ग्रॉसर्स हैं उन्होंने ये तकनीक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके इस मार्केट को पोटेंशियल करना शुरू कर दिया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी भारत में इस समय, वो ये कि पूरी इंटरनेट अर्थव्यवस्था को शुभम जो सच्चाई समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जो एक्चुअल मोनेटाइजेबल इंटरनेट मार्केट है वो बहुत छोटा है। यानी जो वास्तविक रूप से पैसे देने वाला बाजार है, जो पैसे देने वाला ग्राहक है, ओवरऑल इंटरनेट इकोनॉमी की पोटेंशियल चर्चा में वो बहुत छोटा है। और बायजूस जैसी बहुत सारी इंटरनेट कंपनियां या अमेजन जैसी कंपनियां जैसा समझ और बता रही थी वैसी मांग उन्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि यस बैंक की एक ताजी रिपोर्ट आई जो ये बताती है कि इंडिया का एक्चुअल मोनेटाइजेबल मार्केट इंटरनेट में बहुत छोटा है। इसलिए एडटेक आई, लेकिन एडटेक का बड़ा बाजार बड़ा नहीं हुआ बल्कि एक छोटे से हिस्से तक सिमट कर रह गया। उन्हीं के पास, जिनके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड है, जिनके पास अच्छे मोबाइल फोन्स हैं, उन्होंने एडटेक से अपने आप को जोड़ लिया। अब जोमेटो हो, नायका हो, इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने निवेशकों को ये समझा पाने में उन्हें मुश्किल हो रही है कि उनकी जिस पोटेंशियल को वो सामने लेकर आए हैं उसके बदले जो मोनेटाइजेशन हो रहा है वो इतना कम क्यों है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दुविधाएं जो 3 अंशुमान जी ने बताई, यही पूरा आधार है कि क्यों ये इंटरनेट की इकोनॉमी बैठी जा रही। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल कि ऑनलाइन बाजार में अगर आप देखें तो डिस्काउंट्स का बड़ा हल्ला रहता था, शुरुआत भी यहीं से हुई थी और बिग बिलियन सेल जैसे बड़े बड़े पोस्टर भी इसी पर छपते कि बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ये भी कुछ असर नहीं कर पाया। डिस्काउंट का बाजार इसलिए असर नहीं किया कि एक तो वजह ये थी कि डिस्काउंट देने की क्षमताएं कंपनियों की सीमित हो गई। अगर डिस्काउंट से बाजार का बेस बढ़ रहा हो, बड़ा हो रहा हो, तो कंपनियां डिस्काउंट दे सकती हैं। सरकार के नियम इतने बदल गए और सख्त हो गए ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कि वो डिस्काउंट नहीं दे सकती थी। दूसरा है कि एस सिक्योरिटीज़ का एक ताजा अध्ययन जिसका हमने भी जिक्र किया हुआ बताता है कि भारत में फ्री टू पेड रेशियो बहुत आसानी से चला नहीं, क्योंकि जैसे ही मुफ्त के बजाय पेड सेवा देने की कोशिश की जाती है ग्राहक निकलकर भाग जाता है, ऐप से मार्केट छोड़कर चला जाता है। तो फ्री सर्विसेज तक तो ठीक है, फ्री सर्विसेज के बाद जैसे ही पेड पर जाते हैं वैसे ही केवल 2 से 4% ग्राहक कन्वर्ट होते हैं फ्री से पेड ग्राहकों में। तो कंपनियां इस मॉडल को भी पूरी तरह क्रैक नहीं कर पाई। ये सिक्योरिटीज़ का जो नंबर है वो बताता है, और ये भारत की इंटरनेट कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाला है कि 140 करोड़ के आसपास की आबादी, 135-37 करोड़ के आसपास की आबादी में 7 से 10 करोड़ लोग ही केवल ऐसे हैं जो इंटरनेट इकोनॉमी के लिए कंसिस्टेंटली रेवेन्यू का सोर्स बन सकते हैं, जहां से उन्हें लगातार राजस्व मिल सकता है। वो 7 से 10 करोड़ लोग ही एडटेक का भी इस्तेमाल करेंगे, फिनटेक का भी इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन बीमा भी खरीदेंगे, ऑनलाइन इंश्योरेंस का रिन्यूएबल भी कराएंगे और ई कॉमर्स का ऑर्डर भी करेंगे। तो क्या इंटरनेट की अर्थव्यवस्था का रथ भी उसी गड्ढे में फंस गया जहां बाकी पूरी अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। हाँ, वो कि संभावनाएं हजार हैं, खूब सारे प्रचार हैं, लेकिन उपभोक्ता बाजार बहुत छोटा है। और अगर लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, लोगों के पास खर्च करने की क्षमता नहीं है, महंगाई उनकी क्रय शक्ति को खत्म कर रही है, तो फिर
बाजार में ये जो 7 से 10 करोड़ उपभोक्ता हैं, अगर 12 या 14 करोड़ नहीं हुए तो इंटरनेट कंपनियां बेचेंगी आखिर किसे, माल किसे बेचेंगी और खरीदेगा कौन। तो फिलहाल तो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति, इंटरनेट इकोनॉमी की स्थिति है, क्योंकि कई लोग हमसे शुभ जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेट व्यवस्था में हो क्या रहा है, बायजूस को नुकसान क्यों हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स क्यों टूट रहे हैं जो इंटरनेट इकोनॉमी। तो उनकी वास्तविकता ये है, इंटरनेट व्यवस्था में एक बड़ी उथल पुथल होगी आने वाले समय में। तो अपनी बेल्ट कस के बांध दीजिए और देखिए कि बाजार किस तरफ करवट लेता है। बिल्कुल, ये उथल पुथल का जो टीजर था ये आपको आज के अर्थात ने दिखा दिया। अब बारी आपके सवालों की, अंशुमान जी के जवाबों की। सर, पहला सवाल आदित्य का है, वो ये कह रहे हैं कि यूरोप में सरकार महंगाई का सामना करने के लिए जनता को राहत पैकेज दे रहे हैं, जैसे बिजली सब्सिडी, क्या भारत में ये संभव नहीं है? भारत की सरकार, भारत में दो तरीके की बहस चल रही है। हमने रेवड़ियों पर एक विस्तार से बहस की। सरकारें भारत में मानती हैं कि कई सारी सोशल सिक्योरिटीज़ रेवड़ियाँ हैं और कई सारी सोशल सिक्योरिटीज़ ज़रूरी हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्था में सोशल वेलफेयर एक बड़ा हिस्सा है बजटों का, और बजटों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। और खासतौर से जब सामान्य रूप से इकॉनमी संकट में जाती है तो वहाँ की सरकारों का जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है वो ओवर एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होकर आगे सामने आता है। भारत में तो अभी बिजली कंपनियां जो सब्सिडी दे रही हैं उसके कारण बिजली बोर्ड बुरी तरह घाटे में है। तो क्या ऐसी स्थिति बन पाएगी कि भारत में बिजली की दरें सस्ती की जाए? मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सब्सिडी देने के बजाय बिजली सस्ती कर दीजिए, बिजली की दरें कम कर दीजिए, बिजली कंपनियों को कोएफिशिएंट बना दीजिए, सरकारें जो बिजली कंपनियों की बकायेदारी उसे चुका दें। अगर ओवरऑल पावर की कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट कम कर दी जाए तो भी बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। सर, विष्णु जी का दूसरा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि पीएलआई स्कीम में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जिसकी वजह से वो विदेशी बाजार में उत्पाद जो हैं वो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते। क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? ड्यूटीज़ अभी बहुत ऊंची हैं भारत में और हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। भारत जैसे जैसे इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही, चाहे वो ईंधन हो या बाकी चीज़ों पर हो, भारत को ये सोचना पड़ेगा कि कच्चा माल सस्ता हो सके। अगर भारत में वो कच्चा माल सस्ता उपलब्ध नहीं है तो कम से कम सरकार अपने स्तर पर आयात शुल्क में कम करके उन्हें सस्ता कर सके। केवल इसी के लिए ज़रूरी नहीं कि भारत की निर्यात की कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धात्मकता को दुनिया के बाजार में बढ़ाएगा, बल्कि सबसे पहले तो भारतीय उपभोक्ताओं को उस कच्चे माल से जो बनने वाला सामान है वो सस्ता मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया आपके सवालों के जवाब। सर, अब अगली बात इनकम की। इनकम के हिस्से में आज क्या खास है? इनकम के हिस्से में हम आपको, चूंकि मनी9 के ऐप से आप जुड़े हुए हैं तो मनी9 के ऐप के ऊपर आपको हम एक खास शो के बारे में बताएंगे, जो शो स्टॉक सेंट्रल है। शेयर बाजार में इस समय पेंडुलम दो दिशाओं में घूम रहा है। हम हर दूसरे तीसरे दिन बाजार में एक बड़ी उतार चढ़ाव देखते हैं, एक बड़ी गिरावट देखते हैं और एक बड़ा बदलाव देखते हैं। हम लगातार स्टॉक सेंट्रल के पिछले एपिसोड्स में आपको ये बताते आए हैं कि शेयर बाजार में इस मौजूदा वॉलेटिलिटी के माहौल में, उतार चढ़ाव के माहौल में आपको कैसे आगे जाना है। मनी9 के पूरे ऐप के ऊपर कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण शो हैं जो निवेश को लेकर आपकी बुनियादी जानकारी को, समझ को विकसित करेंगे, और अगर आप उनको नियमित देखते रहेंगे तो शायद आपको निवेश के फैसले लेने की सूझ मिलेगी। और उसमें से एक शो स्टॉक सेंट्रल है। मत देखिए आप रोज के शेयर बाजारों की गिरावट, उतार चढ़ाव, क्योंकि ना तो आप ट्रेडर हैं, ना रोज आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। आप अगर एक बार भी महीने में स्टॉक सेंट्रल देखते हैं तो शेयर बाजार किस दिशा में है, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इससे बेहतर जानकारी आपको किसी और दूसरे शो में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो आप पूरे महीने में 28 तारीख को केवल स्टॉक सेंट्रल देखिए और स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके काम आएगी आप ले सकते हैं। सर, किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाइए, क्या है इस बार खास? किस्सों के सिक्के पे इस बार हम बात करेंगे। हमने पिछली बार अपने इकोनॉमिकम में और अर्थात में बात की थी दुनिया में बदलते ऊर्जा के परिदृश्य की और भारत की ऊर्जा की चुनौतियों की। हम इस बार आपको ये बताएंगे कि एलएनजी का सफ़र दुनिया में कैसे शुरू होता है, कैसे दूसरे विश्व युद्ध के एक कार्गो शिप को एलएनजी के कंटेनर में बदला जाता है, और उसके बाद अमेरिका से वो एलएनजी समुद्र में तैरते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक कार्गो माना जाता है एलएनजी को, सबसे ज्वलनशील कार्गो है, वो कैसे तैर कर ब्रिटेन तक आती है और पूरे यूरोप में एलएनजी का परिवहन शुरू होता है। और इसके पीछे दो बड़े वैज्ञानिकों का हाथ होता है, जिसमें एक वैज्ञानिक का नाम आप जानते भी होंगे, माइकल फैराडे। फैराडे को माना जाता है इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में योगदान के लिए, पर उन्होंने एक बड़ा काम एलएनजी के दौर में भी किया था। और आज जब जर्मनी और यूरोप के देश पुतिन के ब्लैकमेल का जवाब दे रहे हैं तो उसमें यही एलएनजी की तकनीक, यही शिप्स जो टैंकर्स जो एलएनजी लेकर आते हैं वो इसमें काम आ रहे हैं।
कैसे पिछले 20-25 साल में दुनिया में लिक्विड नेचुरल गैस ने एनर्जी का पूरा परिदृश्य बदल दिया। बहुत ही छोटे समय की क्रांति है, पर यह क्रांति अब दुनिया के भीतरी हिस्से में आ गई और इसका बेहद दिलचस्प किस्सा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू होता है। इसमें साइंस है, इसमें शिपिंग है, इसमें कहानियाँ हैं और इसमें दुनिया के देशों की आगे बढ़कर नई तकनीक को अपनाने की कोशिशें भी हैं। इस बार किस्सों के सिक्के में हम इस पर बात करते हैं। चलिए, तो ये आप किस्सों के सिक्के में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सर, चलते चलते आखिरी चीज, एक खास वेब सीरीज कौन सी देखी जाए? इस बार एक वेब सीरीज एलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स की यात्रा है उस पर आई है। बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। यदि आप स्पेस में और एलॉन मस्क के कामकाज में केंद्रित हैं तो रिटर्न टू स्पेस नाम की ये सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्री है। इसे देखें कि दुनिया के स्पेस में जब प्राइवेट सेक्टर का दखल शुरू होगा और प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से जो स्पेसशिप बनाए जाएंगे, एलॉन मस्क ने पूरी परियोजना कैसे बनाई, क्या किया, इसे देखने के लिए इस बार आप रिटर्न टू स्पेस देख सकते हैं। चलिए, तो ये था पूरा इकोनॉमिकम जो आपने देखा मनी9 के मोबाइल ऐप पर। अब चलते चलते आपको 3 बड़ी बातें और बतानी है। पहली बड़ी बात कि आपको इकोनॉमिकम का जो नया संस्करण है वो दिखेगा मोबाइल ऐप पर, लेकिन यूट्यूब पर आप पिछले हफ्ते का संस्करण देख सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर 1 हफ्ते के विलंब से आप पुराना इकोनॉमिकम देख सकते हैं। लेकिन अगर नया देखना है, इस हफ्ते 2 देखने हैं, एक पुराना वाला यूट्यूब पर और नया वाला ऐप पर, तो आपको उसके लिए मनी9 का ऐप डाउनलोड करना होगा। ये होगी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर सवाल कैसे पूछें, ऐप में भी आपका सवाल पूछने का कोई विकल्प नहीं है, हम सवाल पूछना चाहते हैं। तो सवाल अभी आप YouTube पर पूछते रहिए जैसे आप पूछ रहे हैं, और जल्द ही ये विकल्प आपको मोबाइल ऐप पर भी दिया जाएगा कि वहाँ आप अपने सवाल पूछ सकें, अपने सुझाव हमको दे सकें। ये है दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात आपको जो बतानी है वो ये कि मनी9 के मोबाइल ऐप का परिवार 1,30,000 लोगों का हो चुका है। जी हाँ, ये परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। अगर आपने अब तक मनी9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिए और सारे एक्सक्लूसिव शो ज़रूर देखिए। फिलहाल आज के इकोनॉमिकम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले रविवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।